अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। मुल्क की सियासत में इस वक्त मुलाकातों और सरप्राइजेस का मौसम उरूज पर है। ऑपोजिशन हुकूमत को रोजाना एक सरप्राइज दे रही है, जबकि हुकूमत भी जवाबी सरप्राइज के लिए मंसूबाबंदी में मसरूफ है। इन्हीं सरप्राइजेस में माजी के सियासी रकीब रफीक बन रहे हैं, अनहोनी होनी में बदल रही है। सवाल तो यह है कि क्या घबराने का वक्त हुआ चाहता है? अगर घबराने का वक्त शुरू हो चुका है तो घबराने की बारी किसकी है? गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान ऑपोजिशन जमातों ने वो हासिल कर लिया है जिसका हुसूल 2 दहाइयों में भी मुमकिन नहीं था। आसिफ अली जरदारी की मॉल टाउन आमद और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस यात्रा। इसी तरह चौधरी बरादरान के गिले शिकवे दूर करने के लिए सदर मुस्लिम लीग नून का ज़हूर इलाही पैलेस पहुंचना, 1 बरस के शिकवे मौलाना और जरदारी मुलाकात में दूर होना यकीनन ऑपोजिशन जमातों की बड़ी अचीवमेंट्स में शामिल है। सवाल यह है कि क्या तमाम ऑपोजिशन मिलकर अपनी असल अचीवमेंट और असल हदफ की जानिब बढ़ रहे हैं? आज ऑपोजिशन जमातों की बैठक में हुकूमत से निजात का हतमी मंसूबा तैयार कर लिया गया है। नोट्स के तबादले में ऑपोजिशन रहनुमाओं ने आपस में अदम सूरत में साथ देने वाले हुकूमती मेंबरान की फहरिस्त का जायजा लिया। ऑपोजिशन के मुताबिक उनके पास 32 से जायद मेंबरान असम्बली की हिमायत है, जबकि मुस्लिम लीग काफ और जहांगीर तरीन ग्रुप की अहमियत में भी इजाफा हो चुका है। इसी दौरान 11 मेंबरान कौमी असम्बली ने चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें तमाम फैसलों का इख्तियार भी सौंप दिया है। इन 11 मेंबरान में से 3 मेंबरान कौमी असम्बली की आज चौधरी शुजात से टेलीफोन पर बात भी कराई गई। ऑपोजिशन जमातों के मेल मुलाकात से बढ़कर थ्रू आज सामने आ रहा है। चौधरी बरादरान जो गुज़श्ता 2 हफ्तों से हुकूमत को वजाहतें दे रहे थे कि वो मेहमानों का एहतराम करने वाले हैं, अगर कोई सियासी रहनुमा उनके पास चलकर आ जाए तो उन्हें रोक नहीं सकते, क्या वो दरवाजे बंद कर देंगे? यहां तक कि मुनिस इलाही ने भरे मजमे में खिलाड़ियों को यकीन दिलाया था कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। सर, मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। वही मुनिस इलाही जो हुकूमत को यकीन दिला रहे थे, वो आज चलकर बिलावल हाउस जा रहे हैं। सिर्फ मुनिस इलाही नहीं, बल्कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी सालिक हुसैन भी उनके हमरा होंगे। सवाल तो बनता है कि हवाओं का रुख बदल रहा है क्या? काफ लीग की करम नवाजी भरम रख पाएगी या मुनिस इलाही का मशवरा कारामद साबित होगा? काफ लीग के अलावा जहांगीर तरीन ग्रुप भी हुकूमत के लिए मसाइल का सबब बनता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि वजीर आजम के करीबी दोस्त शेख रशीद अहमद भी हाथ जोड़कर जहांगीर तरीन को मनाने का मशवरा। सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करता। अगर नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। दोस्तों में इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन दोस्तों में इख्तलाफात का मतलब ये नहीं कोई लातल्लकी हो जाती। माफी चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ मुझसे नाराज ना हो, मैं सियासी राय देने में आजाद हूँ। जिस अंदाज में शेख रशीद अहमद साहब जैसे वफाकी वजीर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है और फिर एक मशवरा बड़े मुअद्दबाना अंदाज में दिया है, लगता है कि शायद हुकूमत के लिए घबराने का वक्त आन पहुंचा है। सवाल यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जहांगीर तरीन के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे शेख रशीद अहमद भी घबरा रहे हैं? इन सवालात का जवाब माजी में खुद जहांगीर तरीन दे चुके हैं। खान साहब के पास मैंने कहा जी, हमने अगली इलेक्शन जीतनी है। इस तरह जिस तरह हमने पिछली इलेक्शन लड़ी है और हमें टिकट दिए, हम नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा मतलब क्या तुम्हारा? मैंने कहा जी ये पंजाब का डेटा है, 50% सीटें 2013 में हम जब आ रहे उसमें हम सेकंड में नहीं आए, टेबल पे नहीं थे, 3rd, 4th, 5th थे। इसका मतलब यह है कि ये कैंडिडेट गलत थे, हमने कैंडिडेट चेंज करने हैं। ये पंजाब है, यहाँ पोलिटिकल फैमिलीज हैं, जब तक हम पोलिटिकल फैमिलीज को नहीं लेके आएंगे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ऑपोजिशन के सरप्राइजेस के बीच आज हुकूमत की जानिब से इल्जामात और खदशात का इजहार किया जा रहा है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कहीं ना कहीं हुकूमती कैंप में, हुकूमती रैंक्स में घबराहट तो है। और वो इल्जामात क्या हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। कम से कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अकलियती मेंबर है, एक खातून है, रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद। जरदारी और शहबाज शरीफ, इन दोनों ने रात को जो मुलाकात की, तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में खात्मा होने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये दोनों जमातें मिलके उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं। अब सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल एक, ऑपोजिशन के पास हुकूमत से निजात का फ्रेमवर्क क्या है? अदम एतमाद मरकज में आएगी, पंजाब में आएगी, स्पीकर से आगाज होगा, बराह रास्त वजीर आजम के खिलाफ आएगी, क्या होने जा रहा है? इस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम बुखारी साहब और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले बुखारी साहब आपसे जानना चाहेंगे,
कि वही काफ लीग जो कल मेजबान थी आज मेहमान बनने जा रही है, वही काफ लीग जिसके मुनीस इलाही साहब कल तक ये कह रहे थे कि घर आए को हम वापस नहीं लौटा सकते हैं, वजादारी होती है सियासत के अंदर, हम वजादारी की वजह से पहचाने जाते हैं। आज जब मुनीस इलाही अपने वफ्द के हमरा वहां पर पहुंचेंगे तो क्या काफ लीग को कायल कर लिया गया, ये समझे फिर? बहुत शुक्रिया आपका। अपने अपने इंट्रो में काफ़ी हद तक सूरत हाल जो है उसकी वजाहत कर दी है, लेकिन एक दो पॉइंट जो है जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो ज़रा मैं बहुत मोहतात हूँ, इसलिए कि कोई चीज़ मेरी जो है वो फिर से वो जो नया कानून बना है उसकी जद में ना आ जाए, क्योंकि बहुत मोहतात होना पड़ता है। फेक न्यूज़ कह के ऐसे डरा रहे हैं हमको जैसे पता नहीं हमने कोई इनका कर्ज देना है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दो तीन बातें। आपने कहा हवाओं का रुख बदल गया है, मैं कहता हूँ तूफ़ान का रुख बदल गया है। बहुत तेज़ रफ्तार तूफ़ान है ये, इसलिए कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। उसके इशारे क्या हैं? कुछ तो आपने खुद बयान कर दिया कि वो जो एक दूसरे की तरफ देखने के लिए आमादा नहीं थे, वो एक दूसरे के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। बात ये नहीं हो रही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब आना है, कैसे लाना है, नहीं। जो सिनारियो आज लाहौर में डिस्कस हो रहा है वो ये कि इसके बाद क्या होगा। गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब ये कि ये दिल का जाना ठहर गया है, अब सुबह गया कि शाम गया, ये तो तय है कि भाई साहब जाएंगे घर। और ये हमें ना आपने बताया है ना किसी और ने बताया है, ये उनके अपने लोग जो हैं जिसका जिक्र आपने किया है, एक शख्स जिसका नाम शेख रशीद है, वो साहब मिन्नतें करने पर आमादा कर रहे हैं उसको कि जाके पकड़ ले, इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं पंजाब में। इनकी जीत में भी बहुत बड़ा फैक्टर थे, इनकी तबाही में भी बहुत बड़ा फैक्टर बनेंगे, कोई दो राय इसके बारे में नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है, ये जो अहम बात थी वो आपने कहा कि कल तक तो मुनीस इलाही साहब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि पहली मुलाकात क्यों हुई है और आज मुलाकात करने खुद चले गए हैं, तो ये भी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि काफ लीग ने रियलाइज़ कर लिया है कि टिल्ट अब किसी और तरफ है, लिहाजा वो बादशाह हैं हवा के रुख के साथ जाने के। तो मैं तो समझता हूँ कि इन रवैयों से आप ये तय कर लें कि पीटीआई हुकूमत के लिए बहुत। बुखारी साहब, काफ लीग ने रियलाइज़ कर लिया या काफ लीग को कायल कर लिया गया? देखिए, वो जो शेख रशीद साहब हमें दो बातें बताते थे। एक वो ये कहते थे कि जी सर के ऊपर हाथ किसका किसके है और कौन चाह रहा है कि हमारे सर पे आ जाए। तो एक तो इसको आप जहन में रखिए। दूसरा, हमें अक्सर बताया जाता है कि जी फ़ोन आ जाते हैं, ये हमारी अपोजिशन पार्टीज़ भी बताती थी। मेरे ख्याल से वो फ़ोन शून जब दूसरी तरफ आ रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ आपको कि सूरत हाल में रेडिकल तब्दीली है, छोटी तब्दीली नहीं है। सना बुच्चा साहबा को शामिल करते हैं। सना बुच्चा साहबा, अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब की गुफ्तगू आप सुन रही हैं, काफ लीग को कायल कर लिया गया है। अगर ऐसा है तो काफ लीग को कायल करने में किसने अहम रोल प्ले किया है? सना बुच्चा साहबा, देखिए, जो काफ लीग को जिसने भी कायल किया हो, पहले तो उनसे ये पूछें कि वो खुद कैसे कायल हुए, और अगर वो खुद कायल हुए तो उन्होंने पहले किसको कायल किया। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप कायल करने का एक प्रोसीजर है जो कि हमारी सियासत में हमें नज़र आता है। आई थिंक नून लीग को भी कायल कर लेना, फिर नून लीग का पीपल्स पार्टी को कायल कर लेना, फिर फजल रहमान साहब का कायल हो जाना, फिर चौधरी शुजात और परवेज़ अटाई साहब का कायल हो जाना, मेरा ख्याल है जो कायल खुद हो गए तो फिर ये अननेसेसरी सी बात है कि और किस किस को कायल किया। सबका जी किबला एक ही तरफ है, और जब वक्त से सजदा होता है तो सजदे में चले जाते हैं। तो कामिल अली आगा साहब वाली वो बात कि हम तो रियासत के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर आज ये तयन हो गया है कि जहां काफ लीग खड़ी है वही रियासत खड़ी हुई है। देखिए, कामिल अली आगा साहब की बात 100% मेरा ख्याल है कि उन्हीं की बात एक्यूरेट थी। बाकी तो किसी ने इतनी स्ट्रेट बात नहीं की, और मेरा ख्याल है कि स्ट्रेट बात ही करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और अगर वो रियासत के साथ हैं तो अच्छी बात है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हम सब हैं और हम सभी रियासत के साथ खड़े हैं, तो वो भी खड़े हैं और हम भी खड़े हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रियासत किसके साथ खड़ी है, ये भी ज़रूरी है। तो सना बुच्चा साहब, इन शॉर्ट ये कहा जाए कि हवाओं का रुख बदल नहीं रहा बल्कि बदल चुका है। जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अब तो इसमें कोई ज़्यादा बहस करने की आपको और मतलब ये तो वाज़ेह निशानियाँ हैं हमारे सामने कि क्या क्या तब्दील हुआ है और कैसी कैसी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जिनको पहले ये भी यकीन नहीं होता था अददी अक्सरियत होने के बावजूद उनके वोट्स कम हो जाते थे। जो हम बार बार यही सवाल करते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला हो, सेनेट चेयरमैन का मामला हो, उस वक्त आपकी कहाँ थी? बिजेंजो साहब को जो धोखा मिला वो किसने दिया, उस वक्त कहाँ थे अरकान? तो ये तमाम तो चीज़ों से तो बहुत आगे आ गए ना हम। अब ज़ाहिर है कि देखिए, नो कॉन्फिडेंस तहरीक को लाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ला सकते हैं, आपका आईन इसकी इजाज़त देता है। लेकिन देखिए, ऑपोजिशन ये क्यों करेगी अगर उसको ये बात नहीं पता कि उन्होंने सक्सीड होना है। मतलब वो सिर्फ ये रुस्वा होने के लिए तो नहीं आएंगे ना। अदमात की तहरीक
तभी लाई जाती है जब आपके पास नंबर्स होते हैं। लेकिन जाहिर है इन द पास्ट भी गलत फहमियाँ हुई हैं, कभी कभार रियासत की सपोर्ट और प्रेसिडेंट की सपोर्ट भी आपके किसी काम नहीं आती। 79 में जब अदम एतमाद आया था बीबी साहिबा के खिलाफ तो वो नहीं कामयाब हुआ था। तो ये भी वाज़ेह निशानियां हैं कि कभी कभार रुख हवाओं का तब्दील होता है, कभी कभार हवा रुक भी जाती है। तो लेट्स सी, मेरा ख्याल है कि इन लोगों को यहाँ तक आते आते तो आई थिंक कोई ना कोई गारंटी तो है कि आगे मामलात या तो न्यूट्रल रहेंगे या एज एक्सपेक्टेड रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तानी सियासत एवरी टाइम इट्स द अनएक्सपेक्टेड दैट हैपेंस। बुखारी साहब, सना बच्चा साहबा सियासी पस मंजर का जिक्र कर रही थी कि माजी में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आई और फिर वो कैसे नाकाम हुई, लेकिन दिस टाइम ऑपोजिशन इज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। उन्हें लग रहा है कि कोई यकीन दहानी है, दे आर ऑन देयर स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स। जैसे आप ये कह रहे थे कि ये मामला नहीं है अब कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आनी है नहीं आनी, बल्कि अगले मामला तय किए जा रहे हैं। तो जो आगे का फ्रेमवर्क है कि इसके बाद क्या होगा, इस हवाले से कोई डेडलॉक है अभी बुखारी साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो मैं वो जिन इशारों की बात कर रहा था उसका एक हवाला और दे दूं आपको। काफ लीग जो है वो एट बेस्ट अपने 5 बंदों की बात कर सकती थी, लेकिन आप अंदाज़ा फरमाइए कि लोग इतनी जल्दबाजी में हैं कि 6 और ने उनसे कहा कि हम भी हमारा मैंडेट भी आपके पास है, आप जल्दी से यकीन दहानी करा दीजिए कि आप 5 नहीं हैं बल्कि 11 हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो लगता ये है कि फ्रॉम समवेयर सम इंडिकेटर्स और सम यानी कॉल्स हैव कम जहाँ फैसले हो रहे हैं। मैं बराह रास्त तो एक्यूज़ करना नहीं चाहता या ना इल्ज़ाम देना नहीं चाहता, लेकिन 2 बातें बहुत याद रखने की हैं। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद आज से 1 महीना पहले कह रहे थे कि अगले 3 महीने बहुत क्रूशल हैं, गौर कीजिएगा इस बात पे, इसको आप लाइट नहीं ले सकते। दैट मीन उनको भी कुछ ना कुछ पता ज़रूर है। दूसरी बात यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत वक्त की आपस की चपकलश है वो डाइट डाउन नहीं हुई है, इट हैज़ गॉट टू न्यू हाइट्स। ये बात समझने की है। 2 बातें मैं कह दूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एक तो मिलिट्री का डीएनए जो है उसमें ये नहीं होता कि एक बात जो तहरीर में आ जाए वो कभी चेंज हुई हो, कभी ना हुआ है ना कभी होगा। तो वो जो टेंशन थी वो अब न्यू हाइट्स तक पहुंच गई है, और उसमें चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो इतनी तेज़ी से हो रही है, और जब आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो फिर आपको इसके बारे में कोई इबाम नहीं रहता कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा या नहीं होगा। मैं बस सिर्फ 1 मिनट और लूँगा। आपको याद है बाप कैसे बनी थी? आपको ये भी याद होगा बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे टूटी थी? आपको ये भी पता होगा कि वह सेनेट में अक्सरियत तो किसी और की थी और चेयरमैन किसी और का इलेक्ट हो गया। तो ये सब कुछ जो है ये चूँकि हमारी सियासत का हिस्सा है, इसलिए ये बात पूरी की पूरी PTI लीडरशिप रिकग्नाइज कर चुकी है। चेहरे देखिए आप इनके, जब ये बात कर रहे हैं टेलीविजन पर, आपको पता चल जाएगा परेशानी लाहक है हर एक को। जिस तरह आज शेख रशीद साहब हाथ बांध के दरख्वास्त कर रहे थे इमरान खान साहब जाएं जाके मना लें, उनको पता लग गया है इस बात का कि ये बात अब होने वाली नहीं। लेकिन बुखारी साहब, मेरा सवाल क्या है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जहां पर हो, इतनी सारी पार्टीज हो, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, मौलाना फजलुर रहमान है, फिर छोटी जमातें हैं, तो वहां कहीं ना कहीं कोई डिफरेंसेस हैं, कोई डेडलॉक बरकरार है। अभी आगे क्या होगा, आगे का फ्रेमवर्क क्या होगा, हुकूमत किसकी, वजीर आजम किसका, स्पीकर किसका, चेयरमैन सेनेट किसका, ये सब मामला तय होने बाकी। आपके सवाल में ही आपका जवाब है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अब फ्यूचर सेटअप क्या होने जा रहा है, हु विल गेट व्हाट विच स्लॉट, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। और ये बातचीत भी अब अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने वाली है। मेरे ख्याल से जो एलामिया जारी होगा या शायद हो गया होगा इसलिए मैं जब मैं बात कर रहा हूँ, या होने वाला है, और उसके बाद जो दूसरी मुलाकात होने वाली है, फिर उसके बाद तीसरी मुलाकात होने वाली है, रात गए तक आपको सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगी। लेकिन ऑपोजिशन तो सना बुचा साहबा अभी तक अपने जो कार्ड्स है वो सीने से लगाकर बैठी है, कुछ भी अनवेल नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा है, इट्स अ टॉप सीक्रेट के क्या है। लेकिन चौधरी बरादरान का आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचना, और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब वफ्द के हमरा वहां पर पहुंचे, और कहा यह जा रहा है कि जो वहां पर डिस्कशन हुई है वो भी नेक्स्ट फेज से मुताल्लिक हुई, और उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो पीपल्स पार्टी और PMLN के हैं। लेकिन उस पर सोचने की, पूछने की बात यह है कि चौधरी साहब आखिर क्या पा रहे होंगे ऑपोजिशन के साथ चलने में, जो वो हुकूमत में रहते हुए नहीं गेन कर पा रहे। ओके, मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब पहले दे देती हूँ कि चौधरी साहब क्या चाहते हैं, उनको क्या दे पाएंगे कोई। चौधरी साहब जो चाहते हैं वो उनको बखूबी मिलता भी रहा है, चाहे वो हुकूमत में रहे हों या वो अपोजिशन में रहेंगे। जहाँ से उनको जो चाहिए
वो उनको मुहैया हो रहा है, और जो पॉलिटिकली उनको थोड़ी बहुत अपनी विल मनवानी है वो मान ही लेंगे। अगर सीएमशिप है तो वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक मुलाकात जो बड़ी अहम है लंदन वाली, वो ही सारा गेम चेंज कर गई है। और वो मुलाकात अब जाहिर है कोई ऑफिशियल तो इस पर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक मुलाकात हुई है, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो आपका सवाल है ना कि अब इन द इमीडिएट फ्यूचर ये लोग क्या करेंगे, तो देखिए ऑपोजिशन का जो मेजर प्लेयर है वो है नून लीग, और नून लीग का मसला सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक ला के इमरान खान साहब को सिर्फ डी सीट करना नहीं है। उनका मकसद इमरान खान साहब को वही करेंसी में पे बैक करना है जो उन्होंने खुद भुगती है, विच मीन्स जेल, कटहरा, फॉरेन फंडिंग, करप्शन केसेस। तो ये फ्यूचर इमरान खान साहब का डिस्कस हो रहा था, फ्यूचर गवर्नमेंट का नहीं डिसाइड हो रहा था। तो बहुत सारे ज़ाहिर है लोग बताते हैं आपको कि कभी कहा जाता है कि खान साहब को कुछ ना कहिएगा, कभी कहते हैं जी हमें कुछ ना कहिएगा, फिर वो कहते हैं जी आप हमारे बारे में कोई बात नहीं होगी, उनके बारे में कोई बात नहीं होगी। लेकिन यहीं पे मसला था। मेरा ख्याल है इस वक्त इमरान खान साहब का फ्यूचर सर्टन हो चुका है, अब बाकी जो अनसर्टन फैक्टर्स हैं उनको भी एड्रेस कर लिया जाएगा। अरे बुखारी साहब देखिए, चीजें जब ड्रैग होने लगे तो समटाइम्स टेम्पो लूज कर जाती हैं। अभी ऑपोजिशन ने टेम पकड़ा है, 15 रोज के अंदर बड़ी आनंद फानन तूफानी दौरे हुए हैं, जोहराने असराने इशाइए, लेकिन मजीद कितना वक्त दरकार होगा, मजीद कितना इसको ड्रैग किया जा सकता है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। जैसा कि हमें सूरत हाल से अंदाज़ा हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं, चाहे वो स्पीकर के खिलाफ पहले आए, एक ये बात भी है जिसके ऊपर थोड़ा सा तनाज़ा तो नहीं कह सकता मैं, और डिफरेंस ओपिनियन था कि पहले स्पीकर को हटाना है ताकि वो पंगे ना कर सकें, या पहले पंजाब से शुरू होना है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है दे आर नियर कंसेंसस। लेकिन वही जो बात आप कह रहे हैं, बाद में क्या होगा, कौन कौन सी स्लॉट लेगा, जहाँ तक आपने चौधरी साहब का पूछा, उनसे सना बुच्चा साहबा ने जो फरमाया वो तो ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से दो आदमी इस पाकिस्तान की सियासत में ऐसे हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप जिनका पैशन है, एक शहबाज शरीफ और दूसरे चौधरी परवेज़ इलाही। तो अगर इंटरम सेटअप के अंदर उनको चीफ मिनिस्टरशिप मिलने जा रही है तब भी ठीक है, अगर बाद में उनको कोई यकीन दहानी कराई गई है तब भी ठीक है। लेकिन जब चौधरीज़ हवा के रुख के साथ चलें तो फिर किसी न किसी खौफनाक मंजरनामे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए। सर अब अच्छा भाई, ये ट्रस्ट डेफिसिट भी तो है, मतलब चौधरी परवेज इलाही साहब इंटरिम सेटअप के अंदर हों या उसके बाद आ जाए, इस हवाले से बहुत सारी रिजर्वेशंस भी होंगी यकीनन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पंजाब की एक बड़ी पार्टी है और उनको पता है कि पंजाब में तो स्मूथ सेलिंग है, जब भी आप इंतखाबात करा लें, अब गैलप सर्वे हो या दीगर सर्वेज हों, वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है। तो ऐसे में नून लीग को ये बार्गेन कबूल होगा? देखिए, अवामी राय अपनी जगह, लेकिन जो आपके हिस्टोरिकली जो आपके इस वक्त फीचर्स हैं, या कम से कम जो इस वक्त प्रेजेंट में हम देख रहे हैं, जो सियासत में हुआ है वो पहले नहीं होता था। इस तरह से नैब, FIA तमाम इदारों को किसी एक शख्सियत या दो शख्सियात के लिए इस्तेमाल करना और तमाम एड़ी चोटी का जोर लगा देना, सुबह शाम आप किसी को चोर डाकू कह रहे हैं बगैर किसी एविडेंस के। केसेस अब चल रहे हैं लेकिन आप लोग रोज़ एक वर्डिक्ट देते हैं। केस वहाँ चलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक हबीब साहब करते हैं। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा होता है, एहतसाब अदालत में चल रहा होता है, लेकिन आपके साथ मुखातिब होते हैं फवाद चौधरी साहब। मतलब मैं कह रही हूँ कि ये अगर मीडिया ट्रायल नहीं है तो ये क्या है? तो खैर ये जो हालात हैं ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड थे, और मेरा ख्याल है इनके लिए कोई भी जहनी तौर पर, ना जिस्मानी तौर पर, और ना ही कोई लीगली तौर पर तैयार था। तो उस सूरत में जब आपकी, चाहे आपके अवाम आपके साथ हो, आपके पास आपके सर्वेज आपके हक में हो, पॉइंट यह है कि हालात इस तरह हो जाते हैं, इस नहज पर आ जाते हैं कि आपको वो करना पड़ता है जो आप पहले नहीं करते थे। आप खातिर में नहीं लाते थे परवेज इलाही साहब को, आपकी उनके साथ एक मतलब आपकी नहीं हुई मुलाकात 14 साल से, आप नहीं मिलते थे उनसे क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं उनसे ना मिलना और ये डिप्लोमेसी ना करना। लेकिन खान साहब ने खुद ये दिखा दिया कि जब आप ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं सियासतदानों से तो फिर सियासत भी ख़त्म हो जाती है। तो मेरा यह ख्याल है कि ये सबके लिए एक लर्निंग लेसन था कि देयर आर नो रियल एनिमीज और अलायंसेज इन पॉलिटिक्स। आपकी अलायंसेस आपके हालात के साथ, आपके मफादात के साथ और अवामी राय के साथ सब तब्दील हो जाते हैं। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि बड़ा वेकअप कॉल थी ये तमाम पॉलिटिकल जमातों के लिए कि नथिंग इज एवर द एंड।
और इसलिए आई थिंक ये, और मैं कह रही हूँ ना कि जो जिस नहज पे अब हालात आ गए हैं और पाकिस्तानी सियासत ने जो रंग दिखाया है, उसके बाद आपको एक दूसरे की ढाल बनना पड़ेगा, वरना आप लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो ये आई थिंक ऑपोजिशन वाले साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज की चौधरी बरादरान की जो मुलाकात होगी आसिफ अली जरदारी साहब से, वो बड़ी सिंबॉलिक होगी। अगर तो वो इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं जा रहा है तो पहली नाराजगी तो इमरान खान साहब की होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी फौरी तौर पर। और अगर ऐसा हो रहा है कि चौधरी बरादरान ने वाकई पलड़े में डाल दिया है ऑपोजिशन के वेट, तो फिर दीगर जो इत्तेहादी हुकूमत की या दीगर अराकीन है उनके लिए भी सोचने की बात है। इसका मतलब यह है कि आज की इस मुलाकात के बाद तो फिर बहुत कुछ है जो बहुत तेजी से सामने आ जाएगा। देखिए, एक इशारा तो मैं आपको दे देता हूं। अगर आप आज के अमीनुल हक साहब का बयान देखें तो उन्होंने जो कुछ कहा पैका कानून के बारे में, उसने कहा ना हमसे मुशावरत की गई, ना हम इसको मानते, हम इसको मुस्तरद करते हैं। इससे पहले वो ये कह चुके थे कि ये जो वजारतों की ऑफर अब आप हम ये कर रहे हैं ये हमें काबिल कबूल नहीं है। इंटरेस्टिंगली उनके अपने फरूख नसीम साहब ने वो लॉ बनाया और उसको वो करेक्ट उसको वो ओन नहीं कर रहे, दे डोंट टेक द ओनरशिप। सो ये इशारे हैं कि उनके पास भी अब ऑप्शंस खुले हुए हैं, उनकी भी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है जिसके बाद कुछ नहीं हो सकता। एक बात जो जनाब बुच्चा साहबा ने भी कही और मैं उसके अंदर थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये कैटेगोरिकली तय कर चुकी है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इट्स नॉट ए फेक न्यूज़, कि हम इंटरिम गवर्नमेंट में ना पंजाब में आएंगे ना कैपिटल में आएंगे, ना शहबाज शरीफ इसके लिए तैयार है, ना ही नवाज शरीफ इसके लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है कि ये 1.5 साल का अरसा ना हो, भी नया आए, वो आके असम्बलियाँ डिज़ोल्व करे और नए इलेक्शन की डेट दे दें। इसके अलावा नून लीग नहीं आएगी। इसके इशारे बहुत पहले से मिल रहे थे जब मरीम नवाज़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, क्योंकि ख़राबी इतनी बड़ी है बकौल नवाज शरीफ साहब के कि इसके लिए फ्रेश 5 साल का मैंडेट चाहिए, वरना चीज़ें काबू में नहीं आएंगी। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब का चांस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। लास्टली सरा बुच्चा साहबा, व्हाट आर यू लुकिंग एट? टाइमलाइन क्या है? आपको क्या लग रहा है कि वाकई मार्च के सेकंड वीक में लाइकली टू कम ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव है, आपको लगता है कि इससे पहले हो जाएगा? सॉरी रेहान, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सरा बुच्चा साहब, मैं पूछ रहा हूँ लास्टली ये फरमाइएगा कि आपको क्या लग रहा है, व्हाट आर यू फोरसीइंग, कि क्या ये मार्च के सेकंड वीक में ही टेबल होगी या इससे पहले जो है वो कोई मूव बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, इतलात यही है कि 27 फरवरी को जबकि पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान किया हुआ है कि वो एक मार्च शुरू करेगी। मौलाना फजल रहमान साहब जो कल मिले हैं, उन्होंने जरदारी साहब से यही कम्युनिकेट किया है कि आप इसको अभी थोड़ा सा ताख़ीर कर लीजिए, इस प्लान में इसको थोड़ा सा डिले कर लें। अब ये डिले होगा नहीं होगा, मेरा ख्याल है ये बड़ा अहम है देखना, क्योंकि वो डिले इसी सूरत में होगा कि जब उनको ये गारंटी होगी कि अदम एतमाद इस दौरान आएगा और उसके बाद इसको हम मनवा लेंगे, और उसके बाद शायद ये मतलब किसकी ज़रूरत ही ना पड़े कि मार्च करना पड़े, चाहे ना वो 23 मार्च को मार्च करना पड़ेगा, ना 27 फरवरी को मार्च करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं वो कह रहा हूँ ना, नाउ इज़ द टाइम, इट्स टाइम टू मेक और ब्रेक। और ये अगर 27 को ये अगर मार्च शुरू करते हैं तो जाहिर है कि एक आपको तासुर जाएगा कि ऑपोजिशन तकसीम हुई हुई है। तो ये हम इनको एक एका दिखाना है, और इसलिए मेरा ख्याल है कि अलग अलग मार्चेस करना शायद इस वक्त मामला फहमी नहीं होगी। और इसलिए ये जो होना है अगले 5 से 10 दिन में, इट विल डिसाइड द फेट ऑफ इमरान खान साहब, इस पीटीआई हुकूमत का, और आगे ऑपोजिशन के ऊपर अगर ये नहीं कामयाब होते, तहरीक लाने के बावजूद ये फेल होते हैं, तो उसके बाद इनका भी फ्यूचर काफ़ी ताबनाक होगा जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इट्स मेक और ब्रेक फॉर एनीवन, एंड इट्स एनीवन्स गेस कि क्या होगा, लेकिन जो होगा अगले 10 दिन में हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरा बुच्चा साहब आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, योर क्विक कमेंट आ रहे हैं, उसके बाद मैं एक बात का इजाफा करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने ये इन कोशिशों का आगाज़ शुरू कर दिया है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तारीख जो है वो टेबल ना हो सके, इसलिए कि कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने कहा जी ये तो हॉल मैंने दे दिया है, चूंकि यहाँ पर OIC की कॉन्फ्रेंस होने वाली है 1 महीना पहले, वो 23 मार्च को होनी है, अभी से वो कहते हैं जी हॉल तो मैंने दे दिया ताकि इजलास ना बुलाया जा सके। तो इस तरह की हरकतें शुरू होने से स्ट्रैटेजीज तो बन रही। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए भी। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। जी, हुकूमत का एक और यू टर्न भी लाइकली टू कम पीका एक्ट के ऊपर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ नहीं। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को पीका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। अदालत ने कहा कि FIA ने SOPs पहले ही जमा करा रखे हैं, जिनके मुताबिक सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारी नहीं होगी।
अदालत ने करार दिया कि SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अवामी नुमाइंदे के लिए तो हद के इज्जत का कानून होना ही नहीं चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि जिम्बाब्वे और युगांडा भी हद के इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल चुके हैं। अदालती हुक्म के बाद वजीर आजम इमरान खान ने भी DIA को हिदायत जारी करते हुए कानून की तैयारी तक किसी भी किस्म की गिरफ्तारी से रोक दिया है। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए कवायद व ज़वाबित बनाने पर काम जारी है। कवायद व ज़वाबित तैयार होने तक किसी को गिरफ्तार न किया जाए। पीका ऑर्डिनेंस पर कैसे अमल करना है, कवायद व ज़वाबित में तमाम तफसीलात शामिल होंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जारी किए गए पीका ऑर्डिनेंस जमातों, सहाफती और वकला तंजीमों की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। यह मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने भी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। जो इन नलायकों पे, नाअहलों पे तनकीद करेगा इन लूट मार चोर टोले के ऊपर, उसको 5 साल बगैर इजाजत के, बगैर ट्रायल के FIA या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ने ये फैसला किया है कि हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब पीका ऑर्डिनेंस पर न सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि हुकूमत भी अजब मखमसे का शिकार है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के रुकन पार्लियामान और वफाकी वजीर अमीनुल हक ने इमरान खान को लिखे गए खत के जरिए पीका ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। यही नहीं बल्कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी पीका ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गुज़श्ता रात अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म को पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक़ कानूनी पहलुओं के बारे में आगाह किया। अटॉर्नी जनरल की हुकूमत का आज़ादी इजहार पर कतगन का कोई इरादा नहीं है। आर्टिकल 19 के तहत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम होने तक पीका ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं होगा। खालिद जावेद खान के मुताबिक अगर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट यानी पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 को जू का तू नाफिज किया जाए तो ये ड्रैकोनियन कानून होगा। ऑर्डिनेंस को ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुमेरात को पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से अदालत में पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। सवाल यह है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM की और फिर फरूख नसीम ने ऑर्डिनेंस का मसवदा तैयार किया। MQM के अहम रुकन है, हुकूमती वजीर है फरूख नसीम साहब, लॉ मिनिस्टर हैं, वो ऑर्डिनेंस प्रिपेयर करते हैं, जबकि उसी जमात का, उसी इत्तेहादी जमात के वजीर ऑर्डिनेंस पर वजीर आज़म को ख़त लिख रहे हैं। अब वजीर आज़म को एक ख़त क्यों लिखा गया, MQM के दरमियान में ये रिजर्वेशन क्यों है, इत्तेहादी जमात को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। सवाल तो ये भी है कि अटॉर्नी जनरल की मुशावरत के बगैर ऑर्डिनेंस कैसे जारी हो गया। अगर अटॉर्नी जनरल से मुशावरत की गई थी तो इस कानून को ड्रैकोनियन लॉ क्यों कह रहे हैं। इस हवाले से आज वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने भी वजाहत दी। जो तोहमत है, बहतान है, ये इस्लामिक लॉ में सजाएं हैं, इसमें ये कोई नहीं हो सकता। और अगर आप सूरह नसा पढ़ेंगे तो सूरह नसा में तो हदूद है अगर आप औरत के ऊपर तोहमत लगाएं। तो ये क्रिमिनल जो उसकी है वो मौजूद है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये ज़रूर है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ऑर्डिनेंस जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है वो एक जज साहब को तो बिल्कुल उसको रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में 3 जज सुनते हैं, फुल बेंच बने और उसके ऊपर नुक्ता नज़र सुन के फिर फैसला करें। इस वक्त पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें लगता यह है कि हुकूमत एक बार फिर यू टर्न लेने की तैयारी कर रही है। और हमेशा ऐसा ही होता है कि हुकूमत एक इकदाम करती है, या तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनकी कानूनी टीम की जानिब से मिसगाइड किया जाता है। इससे पहले फरूख नसीम साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यकीनन उनकी कानूनी टीम का एक अहम रुकन है, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इससे मुशावरत की होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में हमेशा से ही कानून साजी के मामले पर तनकीद होती रही और कानून मुतनाज़ होते रहे। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हुकूमती गलती से ऑर्डिनेंस से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जा पहुंचा। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस तो हुकूमत के अपने गले पड़ गया। इसी तरह चेयरमैन नैब को ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीह दी गई। माजी में हुकूमत की जानिब से वजीर कानून इस्तीफा देकर बतौर सरकारी वकील अदालत में अपनी गलतियां दुरुस्त करने के लिए हाजिर हो जाते थे, मगर सवाल यह है कि क्या अब की बार भी वजीर कानून इस्तीफे की जानिब बढ़ेंगे। यकीनन हुकूमत के लिए एक अजीब मामला बना हुआ है और लगता यह है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के इस पर जो रिमार्क्स हैं इससे पहले की हियरिंग पर और उससे पहले इस्लामाबाद हाई अपनी ही रिमार्क्स का हवाला भी दिया था डायरेक्टर FIA को और कहा था कि जो SOPs डायरेक्टर FIA ने इस हवाले से सबमिट कराए थे उन SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। आलिया हमजा साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हुकूमत यू टर्न लेने का इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्या जर्नलिस्ट अपनी फेक न्यूज पर यू टर्न लेने का इरादा रखते हैं, या जर्नलिस्ट अपनी जो बातें करते हैं और जो मुल्क के मफाद के अगेंस्ट होती हैं क्या उस पर यू टर्न लेने का इरादा करते हैं? मतलब मैं तो आज की न्यूज देख रही थी और अफसोस मुझे ये नहीं हो रहा था, अगर हमें फेक न्यूज नहीं मिलेगी तो हम खुद से फेक न्यूज बना लेंगे। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि जो आज का है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजिट के ऊपर जिस तरह की, देखिए मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल पी का तरमीम ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक है। बहुत सादा है। If you can straight away answer to my question, आलिया हमजा साहिबा प्लीज। नहीं, तकलीफ इससे, देखिए मेरा अपना राइट है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवाम तक दूं। मुझे तो आज उन जर्नलिस्ट से भी पूछना था जिन्होंने 22 फरवरी की डेट दी थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। नहीं, ये मेरा मौजू नहीं है, देखिए ये मेरा मौजू नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस क्या इसी हालत में लागू होगा या इस पर हुकूमत यू टर्न लेगी? तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या हम जर्नलिज्म और येलो जर्नलिज्म को अलग रखेंगे? देखिए ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप इसको इसी तरह से लागू करने जा रहे हैं, इस पर कोई नजरसानी का फैसला किया आपने? मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल सा है, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट। मेरी एक नहीं रेहान साहब, हम अगस्त से सारी जितनी भी हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जितने हमारे लोग हैं जो रिलेटेड हैं इस सारी चीजों से, हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी गुजारिशात लेकर आए, आप अपनी सजेशंस के साथ हमारे साथ आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं। आप एक पॉजिटिव फीडबैक हमें दें, आप एक पॉजिटिव सजेशन दें, हम उसको वेलकम करेंगे, हम उसमें उसी तरह से तरमीम लेकर आएंगे। बात सिर्फ इतनी है, फेक न्यूज ना आपको सूट करती है, मतलब ये कि एक नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए आलिया हमजा साहिबा, चलिए अगर आप इसी पॉइंट पर रहना चाहती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये आपको सूट नहीं करता है, क्योंकि आपने बहुत सारे वादे किए हुए थे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ये भी फेक न्यूज था। ये क्या था ये सब? अच्छा, तो फेक न्यूज की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। नहीं, पहले मुझे सिर्फ ये बताइए। मैं पहले फेक न्यूज की बता दूं। बताइए। सहाफत जो है ना, सहाफत ये नहीं हो सकती, सहाफत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सहाफत ये नहीं हो सकती फेक न्यूज की डेफिनेशन बताइए। ये चाहें, मैं बता रही हूँ ना, आप सिर्फ इतना चाहें कि जी आपकी जो आप सोच रहे हैं या आपका टिल्ट है जिस तरफ, आप उस पे अपनी मर्जी का एक उसको पॉइंट ऑफ व्यू तो दे सकते हैं, लेकिन आप उस पे खबर नहीं बना सकते। दिस इज द डिफरेंस। हम जो कह रहे हैं ये फेक न्यूज, दिस इज हाउ यू डिफाइन फेक न्यूज। बात सुन लेना। देखिए ऐसे नहीं हो आलिया हमजा साहिबा, पहले तो डिफाइन कर लेना कि फेक न्यूज क्या है। पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर मुझे कहीं फेक न्यूज डिफाइंड होती हुई दिखाई नहीं दी। आई एम सॉरी टू से, अगर फेक न्यूज की डेफिनेशन ये है तो इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कोई सहाफी तनकीद करेगा तो उसको FIA उठा लेगी और उसको जो है वो फिर अजीब मारपीट का सामना करना पड़ेगा। वही हुआ जो आपने देखा रिसेंटली भी, और दर्जनों साफियों के ऊपर मुकदमात हुए। उसको 6 महीने तक अंदर रखेंगे, ट्रायल चलेगा, वारंट भी नहीं दिखाएंगे और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये होगा फिर अगर इमरान खान साहब पे तनकीद होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि किस सहाफी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करने के ऊपर पाबंदी सलासिल किया गया? किसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करने के ऊपर उसे मारा पीटा गया? जरा एक जर्नलिस्ट का नाम दें, किसके ऊपर हमने मुकदमा करवाया? मुझे एक जर्नलिस्ट का नाम बताएं। मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस इन द कोर्ट। जी मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, पूछना चाह जी मैं आपको बता रहा हूं, मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस इन द कोर्ट। ये जो सहाफी मोहसिन बेग साहब का केस चल रहा है, इसके अंदर क्या हुआ? देखिए इसमें तो ये पूछा नहीं, ये अब आप डिफाइन आप पहले तो आप ये बताएं ना कि आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है? समझते रहे नहीं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है सहाफत का, या आप सहाफत की कोई सनद है कि आपकी बताई हुई डेफिनेशंस को मैं यहाँ प्रोग्राम के अंदर एयर करूंगा कि सहाफत में फेक न्यूज क्या होता है और सहाफत क्या होती है? देखिए आलिया हमजा साहिबा, दिस इज नॉट योर डोमेन। आई एम सॉरी टू से। लोगों की पकड़ियां उछालो, लोगों के घरों के अंदर आप उनकी चादर और चार दीवारी का इस्तेहसाल करो और उसके बाद यहाँ पर आकर सहाफत का लेकर के अगर FIA बगैर सर्च वारंट के किसी के घर में नकब लगाएगा, बात सुन ले, नहीं किसी की चादर और चार दीवारी को पामाल करेगा तो ये क्या है? रेहान साहब आप अपनी बात करें। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करने पर हमने सहाफियों को पाबंदी सलासिल किया। आई वांट टू आस्क द नेम्स कि जिन सहाफियों के साथ ये हुआ, तो यही बात होती है। और उसके बाद यू डोंट वांट टू लिसन टू द आंसर। आप जवाब नहीं सुनना चाह रही ना। देखिए आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों ने मीडिया ट्रोलिंग टीम्स बना रखी हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया विंग नहीं है?
क्या आपके ट्रोल्स काम नहीं करते हैं? क्या किसी की चादर और चार दीवारी को पामाल नहीं किया जाता है? क्या किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाती है? आप बात ट्विस्ट ना करें। आप मुझे 5-6 नाम बताएं जिन सहाफियों को हमने मारा पीटा हो, जिन सहाफियों ने प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद की हो, जिन्हें मारा पीटा गया और जिनको जेल में भेजा गया, उन 5 के नाम मुझे बता दें। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि क्या ये मारपीट नहीं है? उन 5 के नाम मुझे बता दें। हमने सहाफी असदूर के साथ क्या हुआ? सुन लें। असदूर का प्राइम मिनिस्टर से क्या लेना देना? किसके साथ था? चलिए आप बता दें। किसके साथ था? क्या लेना देना? किसके साथ था? आप बताइए। और असदूर को किसने मारा पीटा? आप बता दीजिए। आप बता दें। आप बताइए। असदूर ने प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा था? नहीं, मैं अब इसका जवाब दीजिए ना कि क्या हुआ। नहीं, यहाँ पर हर कोई गली मोहल्ले का चलता फिरता जिसका दिल चाहेगा वो आकर अपने आप को सहाफी कहेगा, वीलॉग्स बनाएगा और हम उसे सहाफत का सर्टिफिकेट दे देंगे। आपसे तो सर्टिफिकेट किसी ने मांगा भी नहीं है। एक तज्जिया कार्ड से एक वीलॉगर के ऊपर आ गई है। आपसे तो सर्टिफिकेट मांगा भी नहीं। आपसे तो किसी ने सर्टिफिकेट मांगा भी नहीं है। सवाल से टेक्सटाइल पॉलिसी बनाऊंगी तो मेरे लिए टेक्सटाइल। अच्छा आलिया हमजा साहिबा, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मुझे ब्रेक कॉमेंट्स पर मेरी ग्रिप होना जरूरी है, लेकिन सहाफत के लिए तो यहाँ पर कैमरा उठाएं, गलियों में जाएं, जो मर्जी कहें। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इसी तरह से इन्फोर्स होगा या उस पर यू टर्न होगा? ना करें, सहाफत को भी बदनाम मत करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं। आई एम सॉरी, आई विल हैव टू टेक अ ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा। वी हैव टू एक शॉर्ट ब्रेक जी। ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। रहमान मलिक कोरोना वायरस में मुब्तला थे। सांस लेने में मुश्किलात के बाद उन्हें दोबारा इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दम तोड़ गए, जानबर ना हो सके। डॉक्टर्स के मुताबिक सेनेटर रहमान मलिक के फेफड़े कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हुए थे। सेनेटर रहमान मलिक 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर दाखिला रहे। मरहूम ने अपनी बीमारी के दौरान एक पैगाम इरसाल करके अपनी बीमारी से आगाह किया था, जबकि दस्तक के नाजरीन से दुआओं की भी दरख्वास्त की गई थी और हमने वो एयर भी किया था। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक बार फिर करीब आ रही है, MKM से राब्ते बहाल हो रहे हैं, जबकि FIA के किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन में रहमान मलिक के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक का शुमार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाएतमाद साथियों में था। मरहूम वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने मुशर्रफ दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने में किरदार अदा किया। उन्हीं की कोशिशों से उनके अपने घर पर मिसाक जमहूरियत के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। रहमान मलिक कराची में पीपल्स पार्टी और दरमियान इख्तलाफात की सूरत में पुल का किरदार भी अदा करते थे। रहमान मलिक सियासत में आने से पहले वजारत दाखिला के महकमा इमिग्रेशन में काम करते थे और फिर यहाँ से तरक्की करते हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे दौरे हुकूमत में 93 से 97 तक FIA में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर रहे और फिर इंटीरियर मिनिस्टर। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।